बीच तमाम सवाल जवाब का दौर जारी है। संसद में कई दिनों से पेपर लीक से जुड़े संशोधन बिल पर चर्चा हो रही है। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही है। इसी बिल पर चर्चा के बीच अब विपक्ष ने सरकार को शिक्षा के मुद्दे पर भी घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान शिक्षा का मुद्दा उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में टीचर्स की कमी है, ऐसे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे। शिक्षा आज कारोबार बन गई है, गरीबों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना चाहिए, लेकिन आज सिर्फ 3% ही शिक्षा पर खर्च हो रहा है। शिक्षा बड़ा कारोबार बन चुका है, गरीब का बच्चा तंग और तबाह हो रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें 4 करोड़ 30 लाख बच्चे दाखिला लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस के लोगों को यूनिवर्सिटी में लगाया जा रहा है। बता दें कि हरियाणा के स्कूलों में भी टीचर्स की भारी कमी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। हरियाणा के स्कूल में 1,38,136 टीचर्स की जरूरत है, जबकि 1,12,227 टीचर्स कार्यरत हैं। 25,909 पद खाली हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि शिक्षा व्यवस्था पर आखिर सवाल तो क्यों मचा है बवाल। क्या टीचर्स की कमी सबसे बड़ी चुनौती है? आज इस सवाल पर भी बात होगी। क्या शिक्षा बनती जा रही है कारोबार, जिसका जिक्र अक्सर होता है? और क्या शिक्षा पर सियासत हावी है? आज इसे भी समझने की कोशिश करेंगे अपनी चर्चा में। तो बड़ी चर्चा के बड़े सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। या वो एसएस के लोग होना, अरे उसको पढ़ना आता है क्या नहीं, या वो एक्सपर्ट है क्या नहीं, दूसरे कौम के कोई नहीं है, कोई प्राध्यापक नहीं है, सिर्फ आरएसएस अटैच्ड लोग विश्वविद्यालय में भर्ती होते हैं। और वाइस चांसलर्स हर यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के लोगों को ही भरते हैं। और इससे क्या हो रहा है, अच्छी सरकार की अच्छी नहीं बन रही है। करीब कोटारी कमीशन ने ये कहा कि जीडीपी का 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, लेकिन आज हम 3% खर्च करते हैं। यानी 6% खर्च करना ये रिपोर्ट कहता है, लेकिन सरकार अब तक 3% खर्च कर रही है। इससे शिक्षण का सुधार होता है, बच्चों को शिक्षक मिलते हैं। अरे थोड़ी तो आप इसे ध्यान दो ना। और दूसरी चीज इसी का नतीजा है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार बन चुका है और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस सब खुल रहे हैं। उसके वजह से गरीब के बच्चे तंग तबाह हो चुके हैं। आज देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या 70,000 से ज्यादा है, जिसमें करीब 4 करोड़ 50 लाख छात्र दाखिला लेते हैं। लेकिन SC/ST के बीच एनरोलमेंट आज भी राष्ट्रीय औसत से एवरेज से कम है। डिसेबिलिटी वाले छात्रों की मौजूदगी 0.12 है। सभापति जी, ये उस सोच का सिंबल है जो शिक्षा को सबका अधिकार नहीं, बल्कि कुछ लोगों का विशेष अधिकार मानती है। सरकार की नीतियां बार बार उस मनुवादी सोच की याद आती है, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है। और वहां पर मैं संस्कृत तो उतना ठीक ढंग से पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसका ट्रांसलेशन मैं आपको पढ़ा के let him speak. Please take your seat. Ranchuji, please take your seat. Let him speak. If no objection is there, then...
तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाया। शिक्षा में जितना खर्च होना चाहिए जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो शिक्षा व्यवस्था पर सवाल क्यों मचा बवाल, आज ये अहम सवाल हमारी चर्चा का है। इंडिया न्यूज हरियाणा के सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या टीचर्स की कमी सबसे बड़ी चुनौती है? ये बड़ा सवाल है। क्या शिक्षा कारोबार बनती जा रही है? ये भी आज समझेंगे। और शिक्षा का मुद्दा बेहद अहम है। छात्रों को लेकर क्या किया जा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होगा आगे आने वाले वक्त में, यह भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आज की चर्चा हमने इस मुद्दे पर रखी है। और जो बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में दिया उस बयान पर भी होगी बात। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता हैं संदीप हिंदुस्तानी। संदीप जी आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह गुर्जर हैं। राय सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। रजत पंजेटा हैं इनेलो से प्रवक्ता। रजत जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रविंद्र मलिक जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका। सबसे पहले संदीप जी शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा का मुद्दा उठाया। कैसे आप देख रहे हैं इस मुद्दे को? बीजेपी क्या सोचती है जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में उठाई है उस पर? संदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार पराग जी। संदीप मेरी जी आवाज आ रही है आपको? आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज सदन में शिक्षा का मुद्दा उठाया है। बीजेपी इसको कैसे देख रही है? पहला रिएक्शन आपका। देखिए पराग जी, आज संसद में जो चर्चा हुई है और विपक्ष की पार्टी जो अभी युवा हितैषी बनने का नाटक कर रही है, इनकी युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं, युवाओं के लिए कितने हितैषी, ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप में बताने के लिए काफी है। आप देखिए जो सबसे गंभीर मुद्दा जिसके ऊपर आज ये चर्चा भी हो रही है, पेपर लीक की समस्या। ये पेपर लीक की समस्या ऐसा नहीं कि अभी से शुरू हुई, ये बहुत पहले की समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है। 2000 से पहले भी पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए, युवाओं के हितों का ध्यान रखते हुए, उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए 2024 में नकल विरोधी कानून 2024 बनाने का काम किया। उसके बाद जो अलग अलग राज्यों में हमारी सरकारें हैं उन्होंने भी ये कानून बनाया। अब चूंकि ये नीट का जो पेपर लीक हुआ उसको लेके युवाओं की जो मांग थी और युवाओं के जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनका भी ये मानना था कि इसमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान हो, कि कोई भी ये दुस्साहस करने की कोशिश ना करे। संदीप जी, पेपर लीक भी हो सकता है। संदीप जी एक मिनट, तो हमारी सरकार आपने ने 2 पॉइंट रखे हैं, मेरा दोनों पर काउंटर है, आप प्लीज जवाब दीजिएगा। पहला ये कि आप लोगों ने कहा कि आप लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि ये अभी की समस्या नहीं है, ये पहले से चली आ रही समस्या है। सर, ये समस्या कब तक चलती रहेगी? यही तो सवाल आज युवाओं के मन में है कि कब तक पेपर लीक होते रहेंगे और कब तक उनकी मेहनत खराब होती रहेगी। और बात रही कानून की, कठोर से कठोर कानून की बात आप कर रहे हैं, तो 2024 में तो आपने बनाया था ना, उसका तो कोई असर हुआ नहीं। हम कानून सर कितने भी बनाएं, लेकिन जब तक धरातल पर उनको हम उतार नहीं पाएंगे अच्छे तरीके से, हम सिस्टम में सुधार नहीं कर पाएंगे, तो उन कानूनों का कोई मतलब नहीं है। कानून तो सर बहुत कड़े बने होते हैं, लेकिन अपराध रुकता नहीं है ना सर, अपराध तो होता है। बिल्कुल, सवाल ये है सर, और आप लोगों को अगर मौका दिया गया है, लंबे वक्त से आप लोग हैं, तो सुधार की उम्मीद भी आप लोगों से की जाएगी ना संदीप जी। ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी या मल्लिकार्जुन खड़गे आकर सुधार करेंगे। दोनों सवालों के जवाब दे रहा हूं। पहली बात, हम लोग इसके ऊपर राजनीति नहीं करते। जिस प्रकार से विपक्ष ने सिलेक्टिव राजनीति करने का जो काम किया है इस पेपर लीक वाले मुद्दे पे, आपने देखा भी होगा कि आज झारखंड में युवा आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब में युवा आंदोलन कर रहे हैं, तेलंगाना में युवा आंदोलन कर रहे हैं। वहां के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है, वहां के युवाओं पे अब भी लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मुद्दे पे बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा,
स्पेशल टास्क फोर्स एक बनाई गई है, ठीक है। और जो पहले जो कानून बना था उसमें और कठोरता दिखाते हुए हमने जो जुर्माना है उसकी राशि को बढ़ा के 10 करोड़ किया है। और जो ठीक है। जिसकी हम बात करते हैं एनटीए की, तो हाँ। उसमें भी जो चीजें हो सकती हैं कि ठीक है। कौन उसमें ऐसे लोग हैं जो ये इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। ठीक है सर। तो सरकार की तरफ से जो जो कार्रवाई हो सकती है, सरकार बड़ी गंभीरता के साथ, ठीक है। बड़ी संजीदगी के साथ हाँ। उसके ऊपर काम कर रही है। ठीक है। नंबर एक बात। ठीक है। दूसरी बात ये बोलते हैं कि हमने युवाओं के लिए क्या किया है। ये तो हो गई पेपर लीक जो होते हैं उसके समाधान में हमारी सरकार ने जो युवाओं के लिए किया उसकी बात। दूसरी बात, हमारी सरकार आने से पहले अब देखिए एमबीबीएस के लिए कितनी सीटें हुआ करती थी, महज 50,000 के आसपास सीटें हुआ करती थी। आज हमारी सरकार है वो सीटों की संख्या बढ़ के लगभग 1,36,000 से ज्यादा कर दी है। पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज की जो संख्या थी वो कितनी थी, लगभग 450 के आसपास थी। आज वो संख्या लगभग 850 के आसपास। सर हरियाणा में आज भी 25-26 हजार पद खाली पड़े हैं शिक्षकों के, उनको कब भरेंगे? मैं आ रहा हूं पराग जी, उस पे भी मैं आऊंगा। आप हरियाणा की बात कर रहे हो, हमारी सरकार ये एक बड़ा विषय है हरियाणा सर, में जब हमारी ये बात मैं आपकी मान रहा हूं। हरियाणा में संदीप जी कितने एक मिनट, मेडिकल संदीप जी कॉलेज थे? एक मिनट सर, मैं आपकी ये बात मान रहा हूं कि ये बड़ा विषय है, लेकिन सवाल ये है कि जब पेपर लीक होता है तो उस छात्र और उसके परिजनों से पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, मैं एक एक रिएक्शन सबका पहले ले लूं, सबको चर्चा में ले आऊं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राय सिंह जी, अब संदीप जी कह रहे हैं कि हम तो साहब गंभीर हैं, लेकिन आप लोग दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। जब नीट का पेपर लीक हुआ तो पूरे देश में आप लोगों ने बवाल करा दिया, और जब राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं तो वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं है साहब, वहां का कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा शिक्षा मंत्री का। राय सिंह जी। है और व्यवस्था सोई पड़ी है जी। आज ये कहावत मेरे भारतीय संघवाद व्यवस्था पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की नाकाम नीतियों ने देश के स्वयंभू विश्व मानव विश्व नायक ऐसे नेतृत्व ने आज देश के सामने जिस प्रकार देश के युवाओं ने बेचैनी में उस व्यवस्था के खिलाफ चुनौतीपूर्ण आंदोलन किया, उससे उजागर कर दी है, बता दिया है कि ये नौसिखिया लोग किस प्रकार की बातें करते हैं और वास्तव में धरातल पर सच्चाई है क्या। लगभग 1 लाख स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। अगर हम लगाएं प्रतिदिन 25 स्कूल बंद करने वाली सरकार शिक्षा की बात कर रही है। बजट का अगर हम बजट को शिक्षा की व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार देखें तो जो शिक्षा व्यवस्था का बजट पड़ना चाहिए था वो शिक्षा गुणवत्ता में, शिक्षा की खोज में, तकनीकी शिक्षा के अलग अलग मापदंडों में और भारतीय व्यवस्था जो शिक्षा की बनी है उसकी चुनौती को जो पूरा करने के लिए शिक्षा का बजट बढ़ना था वो इन्होंने कमजोर कर दिया, कम कर दिया है। कौन सी बात लेकर रहे हैं मुझे नहीं पता कि किस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं। हाँ, इन्होंने बड़ा ढोल बजाया था कि हम शिक्षा का भगवाकरण करेंगे, हम शिक्षा पर, व्यवस्था पर नए नए नियम बनाकर लाएंगे, नई व्यवस्था पैदा करेंगे। उसी व्यवस्था का परिणाम है कि 2024 के अंदर जो आंदोलन शुरू हुआ छात्रों का उसकी परिपाटी 2024 में लिखी गई थी। किस प्रकार नीट का एग्जाम हुआ, उस पर लीक हुआ, लीक होने के बाद उस पर पर्दा डाला गया, कुछ को पकड़ा गया, जेल में डाला गया, और देखिए प्राग जी अभी 1 सप्ताह पहले उस व्यक्ति को भी कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। ये कौन सा कानून लेकर आए थे। और अब 26 में आपने देखा है आपके और हमारे बच्चों ने, गरीब माँ बाप ने किस प्रकार मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, सपने देखे आगे बढ़ने के जीवन के, लेकिन नालायक सरकार ने उनके सपनों को फिर तोड़ दिया, फिर गंभीर व्यवस्था पैदा कर दिया। और जब वो आंदोलन के जड़ अपने बच्चे अधिकार को, सम्मान को लेकर कानून और संविधान के दायरे में रहकर गांधीवादी आंदोलन के आधार पर दिल्ली पहुंचे तो उन पर किस प्रकार जुल्म किए गए, लाठियां बरसाई गई, गोलियां चलाई गई, AK-47 बिहार में चलाया गया, तमाम प्रकार के इन्होंने जातियां की, वो आपने नंबर देखी है। और बच्चों ने पहचान लिया है कि कौन लोग देशद्रोही किस प्रकार व्यवस्था के। लेकिन राय सिंह जी, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। राय सिंह जी, आप बता रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन हुआ, लेकिन
वही गांधीवादी बच्चे सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो आपराधिक तथ्य हैं उन पर मुकदमा क्यों वापस होगा, तो वो गांधीवादी बच्चे कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं। तो कम से कम आप लोगों को समझाना चाहिए कि भाई गांधीवादी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बात तो माननी पड़ेगी ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोई है क्या? सवाल तो ये भी है सर। अच्छी बात कही आपने। जो बच्चे, जो परिवार शिक्षा से, व्यवहार से, नीट की इस गंभीर षड्यंत्र से वंचित रहे, उससे प्रभावित हुए, उन बच्चों ने आंदोलन किया। बीच में कौन लोग गए, हम भी सवाल कर रहे हैं। वो तो सर उन पर कार्रवाई अगर हो रही है तो फिर वो बच्चे क्यों कह रहे हैं कि उन पर भी मुकदमा वापस होना चाहिए? राय सिंह जी एक मिनट सर, दोहरी बात नहीं सर। राय सिंह जी एक मिनट रुकिए सर। राय सिंह जी रुकिए सर, दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? एक तरफ आप ये बच्चे, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए सर। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन हुआ, दूसरी तरफ जब कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि जिन लोगों की प्रवृत्ति आपराधिक है उन पर मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो वापस नहीं होना चाहिए, तो फिर उनके समर्थन में क्यों खड़े हो गए हैं आकर कोर्ट के खिलाफ? सवाल तो ये भी है ना सर। देखिए पराग जी, आपका सवाल जायज है। हम कब कह रहे हैं कि हिंसा आंदोलन में होनी चाहिए? हम कब कह रहे हैं कि आंदोलन गोडसेवादी हो, गोली के साथ हो? हम नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो भी उपद्रवी हैं, चाहे वो आंदोलन के रूप में शामिल हुए हैं, चाहे छात्रों के रूप में, पता नहीं, जांच करे सरकार। अरे जब सरकार गोली चलाने का आदेश दे सकती है। राय सिंह जी यही तो दिक्कत है ना सर। आप कह रहे हैं, आप तो यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन वही सीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनसे भी मुकदमा वापस लीजिए साहब, हमें उन पर भी मुकदमा नहीं चाहिए। सवाल तो यही है ना सर, सवाल तो घूम फिर कर यही आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को उन्हें समझाना चाहिए। अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कार्रवाई सही है, तो फिर कांग्रेस के बड़े नेताओं को, उन सीजेपी वालों को समझाना चाहिए कि कोर्ट की बात मान लीजिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने अगर उत्पात मचाया तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। और ये तो कोर्ट भी कह रहा है कि जो छात्र हैं वाकई में जो प्रोटेस्ट करने के लिए, अपने हक के लिए आए थे, उन पर कार्रवाई ना हो। खैर मैं आगे बढ़ रहा हूं। रजत जी ठीक है, मैं लौटूंगा सर, आप लौटूंगा। बाकी दो लोग और हैं, उनको चर्चा पे ले आऊं, फिर मैं आ रहा हूं सर आपके पास। राय सिंह जी आ रहा हूं, अभी बहुत समय पड़ा हुआ, आ रहा हूं मैं आपके पास। रजत जी, शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ज्यादा खर्च होना चाहिए, लेकिन सबसे कम इन्हीं दो व्यवस्थाओं पर खर्च क्यों होता है? हम ज्यादातर पैसा प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, फ्रीबीज की स्कीम्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये मुद्दा उठाया सदन के अंदर। इनेलो इसको कैसे देख रही है? राज जी, बीच में एक कॉल आ गई थी, आपका प्रश्न बीच में मेरा सर मेरा सवाल था कि हम शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था पर जब ज्यादा फोकस की जरूरत है तो इन सेक्टर्स में क्यों कम खर्च है? क्या ये एक बड़ा सवाल आज के वक्त में बना हुआ है? हम बहुत सारा पैसा प्रशासन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर फ्रीवीज की स्कीम्स में निकालते हैं, तो क्या शिक्षा पर जोर देने का वक्त आ गया है? और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में मुद्दा उठाया, इनेलो इसको कैसे देख रही है? देखिए, इनेलो ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान ये अर्जुन सिंह चौटाला जी ने एक तारांकित प्रश्न, जो कि एक स्टार्ट क्वेश्चन लगाया था विधानसभा में जी, और उन्होंने डेटा, पूरे स्टेट के अक्रॉस डेटा मांगा था कि कैटेगरी वाइज हमारे को बताइए कि जो सैंक्शन पोस्ट हैं और वेकेंट पोस्ट हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी हैं अक्रॉस द स्टेट, तो उसका ब्यौरा भी मांगा था। वो इसी वजह से मांगा था कि लगभग 25,000 पद खाली पड़े हैं, और जिसमें आप ये लगाइए कि एलिमेंट्री लेवल में, जो कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक होता है, उसमें लगभग 8,500 हैं। 9वीं 10वीं सेकेंडरी के अंदर लगभग 2,500 हैं। सीनियर सेकेंडरी में भी लगभग 6,000 पद खाली पड़े हैं, और जिसमें 574 तो प्रिंसिपल्स ही नहीं है स्कूल में जी, और लगभग 800 हेडमास्टर नहीं है स्कूलों के अंदर। तो जब ASER की रिपोर्ट आई थी, तब ASR ये सेंटर इशू करता है आंकड़े, तो उसके अंदर हरियाणा के बच्चों की जो लर्निंग स्किल्स हैं, अरिथमेटिक की स्किल्स हैं, वो हिमाचल और पंजाब से भी पिछड़े हुए थे एजुकेशन के अंदर। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है, और इतने पद खाली होने के बावजूद अगर आप कंट्रैक्चुअल की भर्ती, विधानसभा में मंत्री जी ने बोला, ढांडा जी ने,
कि हम कोई कमी इससे जो हम कमी है वो HKRN के थ्रू और कंट्रैक्चुअल के थ्रू पूरी कर रहे हैं। देखिए वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती है। अगर आपका एक पक्की जो नौकरी है, जो शिक्षक है, वो लगभग 80,000 से लेकर 1 लाख रुपए लेता है। HKRN वालों को आप 25,000 रुपए देते हो। वो जो शिक्षक भर्ती होता है वो मेरिट पे होता है। HKRN में कोई मेरिट नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि आज शिक्षा का जो आप शिक्षा महकमा सबसे ज्यादा बजट, सबसे अधिकतम बजट, मतलब हेल्थ से भी ज्यादा बजट अगर किसी मंत्रालय के पास है तो डांडा जी के पास पैसा है। लगभग 21,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा हुआ है। और इतना, और जहां तक आप बात कर रहे थे कि ईयर वाइज जितना बजट एलोकेशन होती है उसकी परसेंटेज जो सेंटर के अंदर आंकड़ा आया वो ईयर वाइज घटती जा रही है। ये एक आर्टिकल भी था एक न्यूज़पेपर के अंदर, बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है, उसमें पूरा आंकड़ा आया, उसमें परसेंटेज वाइज बताया गया कि एजुकेशन के ऊपर बजट एलोकेटेड, जितना बजट एलोकेट है उसकी जो परसेंटेज ऑफ बजट है, टोटल बजट की जो एलोकेशन है उसमें एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर निश्चित तौर पे आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, वो घटता जा रहा है जी। और शिक्षा का स्तर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शिक्षा का स्तर भी घटता जा रहा है। शिक्षकों का पढ़ाने का अगर आप ऐसे करेंगे तो ASER की रिपोर्ट तो गलत नहीं है, वो भी सेंटर आंकड़े इशू करती है। लेकिन मैं यहाँ एक बात से मुझे बड़ी आपत्ति हुई, और बातों के ऊपर बाद में आएंगे, कि यहाँ पर भाजपा के बैठे प्रवक्ता को या तो ज्ञान नहीं है और या तो हो सकता है जानकारी का अभाव हो, कम जानकारी के साथ बैठते हो और चीजों के बारे में पता ना हो। हरियाणा के अंदर 250 MBBS की सीटें बढ़ी, 250, मगर एक भी सीट हरियाणा के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक भी सीट नहीं बढ़ी। सभी की सभी सीटें बढ़ी, वो प्राइवेट के अंदर बढ़ी। मुझे नहीं पता, अगर मैं अभी इनसे 10 सेकंड आप ले लीजिए, इनसे पूछिए कि हरियाणा के अंदर सरकारी कॉलेज कितने हैं, मेडिकल कॉलेज, बिना इनको पलक झपकाए 1 सेकंड में उत्तर दे सकते हैं तो बता दें। चलिए आप बात पूरी करिए, फिर मैं पूछ लूंगा। नहीं, इतनी देर में तो अपना फोन पे देखेंगे ना। भाजपा के प्रवक्ता को जानकारी ही नहीं है ना, इसीलिए तो पूछा है मैंने इनसे प्रश्न। इनको जानकारी होनी चाहिए थी इस बात की, जो सीटों की बात कर रहे हैं। मगर क्या इनको ये पता है कि ये जो बातें इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी करी हैं, तो ये तुलना कर रहे हैं 2014 से, इनको ये पता है कि 2014 से आबादी कितनी बढ़ी है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आबादी तो उतनी ही थी 2014 में जितनी थी, और सीटें हमने बढ़ा दी, इन्होंने सीटें नहीं बढ़ाई थी। आबादी के हिसाब से तो आज भी आपकी सीटें कम है। आबादी के हिसाब से तो क्यों बच्चे चाइना जा रहे हैं MBBS करने, क्यों यूरोप के अंदर जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं, रशिया के अंदर जा रहे हैं MBBS करने के लिए? ठीक है, क्यों आप वो क्यों अपने देश में नहीं कर रहे? क्यों यहाँ फॉरेन करेंसी क्या उनकी खराब नहीं हो रही? और यही वो पार्टी है जिसने 2023 के अंदर करनाल की सेक्रेटरीट के आगे जो गेस्ट टीचर थे, जो धरना दे रहे थे, उनको लाठियों से मार मार लहूलुहान कर दिया था। यही वो पंचकुला के अंदर 2019 के अंदर सितंबर का महीना था। यही सरकार थी जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के जो असिस्टेंट टीचर्स हैं उनको मार मार के उनको बुरा हाल कर दिया था। यही वो है जिन्होंने अन्य गेस्ट टीचर, म्यूजिक के या और टीचर जो है उनको धरने पे बैठने पे विवश किया। पहले वो पंचकुला सेक्टर 5 में बैठे और उसके बाद वो उन्होंने मार्च भी करी, उनके ऊपर भी इन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया। ऐसे अनेक कैटेगरीज हैं जहाँ पे इन बच्चों ने और ये बात कर रहे हैं। मैं हैरानगी की बात मानता हूँ, इन्होंने अभी एक बात यहाँ पे कही कि भाई ये प्रश्न उठा भी बच्चों के, चलो वहां पे ये कर दिया। आप ये बताइए कि वो जो ट्रक है वहां पर जो आया हुआ था, वो 16 जुलाई को पुलिस ने एक एक्सीडेंट में जब्त किया था। फिरोज शाह रोड और कस्तूरबा गांधी मार्ग की क्रॉसिंग पे वो हादसा हुआ और उस ट्रक को, जो ट्रक का नंबर HR 63E 6865, और वहां पे वो निर्माण कहीं पे जो पत्थर पुत्थर लेके जा रहा था और एक एक्सीडेंट हुई गाड़ी, उसको भी पुलिस ने वहां पे, जहाँ पे धरना स्थल था, वहां
और उसके बाद 12 बोर की गन से, AK-47 की गन से फायरिंग के आदेश किसने दिए? ये पैलेट गन जो है, ये 12 बोर की गन होती है, उसी से ही, और वो कारतूस पुलिस डायरी में इशू भी हुए हैं। ठीक है। आप ये बात बताइए कि अगर प्रदर्शन में बच्चे थे, प्रदर्शन में महिलाएं थी, प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चे थे, तो आपने उनके ऊपर गोलियां 12 बोर की गन से पैलेट फायर ठीक है। किए, उसके बाद AK-47 से भी फायरिंग हुई है, और आपने टीयर गैस भी छोड़ी है, आपने वाटर के, आपने हर हथकंडा ठीक है। पहले अपनाया कि इन बच्चों ठीक है। को किसी तरह दबाया जाए। ठीक है। और देखिए अगर तथ्यों के साथ चीजें सामने आ गई, और सारा का सारा, जहां पे ये ट्रक के बारे में भी पूरी जानकारी मैंने इकट्ठा करके जो आपको बताई है, और ये पहले ये क्या कह रहे थे कि ये ट्रक जो है ये वो लेकर आ गए, हाँ, जो ठीक है। स्टूडेंट्स लेकर आ गए। ठीक है। स्टूडेंट्स के बीच में ऐसे अनेक वीडियोज हैं हाँ, यहाँ पे भाजपा के समर्थित लोग उन गुंडा तत्व में ये बोल रहे हैं कि हमें 1 घंटे का मौका दे दीजिए, हम इनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि ये क्या याद रखेंगे। ठीक है सर। उसके बाद मैं खत्म कर रहा हूँ। हाँ। श्रीकांत दुबे, मैं कोट करूंगा, श्रीकांत दुबे भाजपा के MP हैं। भाजपा के MP का ये बयान है कि जो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे, उनका तो हम कैरियर बर्बाद कर देंगे, कहीं पे नौकरी नहीं लगने देंगे उनको, और कहते हैं उनके माँ बाप को बिना किसी वारंट, मेरी बात पे ध्यान दीजिए, उनके माँ बाप को, ये कौन सा कानून है, उनके माँ बाप को बिना किसी वारंट के जेल में डाल दिया जाएगा, उनके माँ बाप को भी जेल में डाल दिया जाएगा। अनुराग है, क्या बोल रहे हैं जी, क्या बोल रहे हैं, क्या भाजपा के प्रवक्ता कुछ बोल रहे हैं, मैं सुनना चाहूंगा क्या। चलिए आप कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा उनके पास। मैं ठीक है, मैं कंप्लीट करता हूँ, मेरे को 10 सेकंड दीजिए, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अनुराग ठाकुर बिल्कुल साथ खड़े हुए थे पीयूष गोयल के, वो कहते हैं एक तो कॉकरोचेस को टांग दीजिए मोदी जी, हमारे पास, इनको हमारे बताइए हमारे पास कितनी ताकत है, इनको फांसी पे लटका दीजिए, और जो आपने गुजरात में किया था वो यहाँ पे दिल्ली में करके दिखाइए। उसके बाद OP धनखड़ क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ क्या बोलते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ बोलते हैं देश के गद्दारों को, मतलब वो छोटे बच्चे, स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्टर्स हैं, हमारे देश के युवा हैं, वो गद्दार है, गोली मारो सालों को। और फिर बोलते हैं गोली से छोड़ो, जूतों से काम चल जाएगा, जूते मारो सालों को। ठीक है। ठीक है। TG मोहनदास, हाँ, केरल के RSS के, ठीक है। वो बोलते हैं कर्फ्यू लगा के उनको पॉइंट ब्लैक पे शॉट डेड कर देना चाहिए, और ये जो वुमेन प्रोटेस्टर्स हैं वो रेप लविंग है। ठीक है। उसके बाद उनके खिलाफ FIR भी होगी है, मैं बता दूं आपको। ठीक है। कंगना रनौत, हाँ। भाजपा की MP कंगना रनौत, ठीक है। वो कहती है कि ये देश की जो ये कैरेक्टरलेस है लड़कियां, जो देश की युवा महिलाएं हैं, ये महिलाओं का सम्मान देखिए आप। ठीक है। और ये जेन जी की महिलाओं के लिए ऐसी है बदल, मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, उनको गटर। ठीक है सर, लेकिन रजत जी, रजत जी, ये रजत जी, एक सेकंड बहुत जल्दी। मैं लास्ट बात है, इनकी वीर हिंदू सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है समय पंडित, वो छोटे छोटे बच्चे जो जा रहे थे निहत्थे पैदल, उनको सड़क पे रोक के उनको पीटा गया, उसका क्या जवाब है? ठीक है, चलिए रजत जी, सवाल यह है कि जो जिम्मेदार लोग अगर छात्रों को लेकर, बच्चों को लेकर कुछ बोल रहे हैं, वो वाकई में गलत है, और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, अपनी पद की गरिमा का भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सर, इस देश में यह भी बर्दाश्त नहीं होगा ना कि इस देश के प्रधानमंत्री को संसद में जाकर हम गोली मार देंगे या संसद पर चढ़ाई कर देंगे। तो सर, ये भी चीजें बर्दाश्त नहीं हो सकती हैं। इन पर भी मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को कम से कम आकर ये बोलना चाहिए था कि प्रधानमंत्री को इतनी गंदी और भद्दी गालियां, भारत माता को लेकर अभद्र टिप्पणी, किसी विदेशी प्रमुख को लेकर प्रधानमंत्री के साथ जोड़कर इतनी गंदी टिप्पणी, सर क्या हम इन बयानों को, उन बच्चों के इन बयानों को हम अपने घर में बैठकर सबके सामने सुन सकते हैं? सवाल सर ये भी है ना, मुझे लगता है इस पर भी विपक्ष को बोलना चाहिए था। इस पर विपक्ष बिल्कुल मौन है, एक शब्द किसी नेता के मुंह से सर नहीं आया है। मैं आऊंगा लौटकर आपके पास रजत जी, और पेपर लीक पर भी हम 8 बजे चर्चा करेंगे, तो फिर उस पर भी बात होगी। लेकिन सवाल डॉक्टर अरविंद मलिक जी, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा पर 6% तो हमें GDP का कम से कम खर्च करना चाहिए, हम 2.5-3% खर्च कर रहे हैं, क्या इस पर ध्यान देने की जरूरत है? देश का एक बड़ा मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, और हरियाणा के अगर आंकड़ों पर हम गौर फरमाएं तो लगभग 25-26 हजार पद यहां पर भी शिक्षकों के खाली पड़े हुए हैं। सर, कैसे इस पूरे ओवरऑल मुद्दे को आप देख पा रहे हैं? और तीनों प्रवक्ताओं को भी आपने सुन लिया, हरियाणा से जुड़े नेता भी हैं
और बीजेपी कांग्रेस पार्टी तो देश के मुद्दों पर आपने देखा ही कि किस तरह से खुलकर समर्थन में सीजेपी की आई। रविंद्र जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, शिक्षा किसी भी देश की रीढ़ है। एक मतलब जो आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का हर तरह से वो एक बड़ा जरिया है, एक माध्यम। और लेकिन ये अब विडंबना देखिए आप, जो शिक्षा का बजट है उसमें निरंतर कमी आ रही है। उसके क्या कारण सरकार बताए, केंद्र बताए, हरियाणा बताए। मैं हरियाणा की बात करूं, देखिए हरियाणा का जो बजट है, अब की बार का जो बजट है, वर्तमान जो फिलहाल का है 2026-27 के लिए, अब की बार जो बजट है 10.24% है कुल बजट का। और जो पिछली दफा था वो 10.59% था। तो इसमें करीब आप देखिए कितने 0.35% की कमी आई है इसमें। तो ये किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। अब टीचर्स की बात करिए, आप देखिए जो आपने बताया 1,38,000 टीचर्स हैं और 93,000 उनमें से जो टोटल भरे हुए नियमित हैं, और खाली पद हैं जो बच गए हैं उनको आप वो अलग रखिए 25,909। इसके अलावा भी 19,000 टीचर्स ऐसे हैं जिनमें 11,000 गेस्ट टीचर और बाकी आप रोजगार कौशल के द्वारा काम चला रहे हैं जी। तो एक लिहाज से आप परमानेंट टीचर्स को अलग रखें, बाकी आपके पास 33% टीचर्स के पद खाली हैं, और ये कहीं किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। दूसरी आप देखिए, आपके स्कूलों की संख्या देखिए 2014-15 से लेकर 2023-24 तक, जैसा भी पक्ष रणदीप सुरजेवाला ने उनको कोट कर रहा हूं, उन्होंने राज्यसभा में आंकड़ा दिया था 300 स्कूलों को आपने क्या किया, मर्ज कर दिया। या तो ये कह कर कि या तो स्कूलों में बच्चे कम है या बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे, मतलब बच्चों की संख्या है ही नहीं वहां। तो ये कहां तक उचित है? तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। और जो सेंटर का मामला, जो खड़गे जी ने कहा, ये पूरा नीट का मामला हुआ, चलिए सरकार दे रही दुरुस्त आई, ये मामले का पटाक्षेप किस तरह से हो गया, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि अभी ये कुछ मुद्दे और भी आएंगे। और जो इसमें एक जो अभी जो कांग्रेस पार्टी जो डिजिटल माध्यम के द्वारा अस्तित्व में आई, उनको भी एक लिहाज से सुप्रीम कोर्ट और कानून का एक तरह से उनको पालन करना चाहिए। और जो भाषावली की आपने बात की, प्रधानमंत्री सबका होता है, आपका भी, मेरा भी, जिसने वोट नहीं डाला उसका भी होता है। तो ऐसे में उनको जो टिप्पणी की गई वो सर्वथा अनुचित है, और उस पर एक तरह से, हालांकि आप ये कहकर नहीं निकल सकते कि बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, तो आप ये नहीं कह सकते हो, उन चीजों को भी देखने की जरूरत है, विपक्ष को उस पर भी बोलना चाहिए। लेकिन अब जो पूरा मामला शिक्षा का है, शिक्षा में आपको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है सर। हेलो? हाँ आवाज आ रही है, अब देखिए, और अब मैं हरियाणा पे आऊंगा। अब हरियाणा में आप मेवात में देखिए, मेवात में स्थिति क्या है। मेवात और मोरनी दो ऐसे इलाके हैं हरियाणा में जहां पर टीचर्स को, कोई टीचर वहां नौकरी करना चाह ही नहीं रहा है। ये देखिए, उसमें दो चीजें हैं। और वहां पर एक चीज और बताऊं, जो वहां टीचर पढ़ाता है उसको सरकार 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देती है, लेकिन वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मोरनी जाओगे आप, मोरनी में आने जाने की सुविधा नहीं है, एक एटीएम है, पेट्रोल पंप नहीं है, वहां बस नहीं है, कुछ भी नहीं है एक लिहाज से। ऐसा ही अब मेवात में देख लीजिए। तो ऐसी जगह कौन जाएगा? सरकार को इस दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। और मेवात सबसे, जो राष्ट्रीय आंकड़े है ना, आपको बताऊं, मेवात जो इलाका है, जो एक 200 है ये हरियाणा के लिए, कि मेवात को सबसे पिछड़े इलाकों में गिना गया देश के, जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य आपका और बाकी चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए। तो ये हालात है। और इतने सालों बाद भी वहां पर कोई ज्यादा सुधार नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार भी रही और बीजेपी की भी है और इनेलो की भी रही, तो वहां कोई ज्यादा मामला आप ठीक नहीं कह सकते उसको। तो इन पहलुओं पर निरंतर काम करने की जरूरत है। और एक चीज और बताऊं मैं, जो अभी जो रोजगार कौशल की बात भी चल रही है, अब सैलरी 20-25 हजार आप सैलरी दे रहे हैं और फिर वो उनको हटा भी रहे हैं, किसी को रख लिया, और अब मॉडल संस्कृति स्कूलों में आप गेस्ट टीचर से पढ़वा भी रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं आगे ले जाने की। तो इन पहलुओं पर भी आपको थोड़ा काम करने की जरूरत है। और जो इसमें एक चीज और बताऊं मैं, जो भर्ती का, हालांकि अभी 1400 प्लस में 1600 टीचर्स को रखा जाना है मेवात में, 3,000 के आसपास। इस हफ्ते अगले सप्ताह उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, जैसा शिक्षा विभाग की तरफ से आज बताया गया। तो लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। और एक मुद्दा और भी है, जो टोटल जो पद हैं आपके, जो सैंक्शन पोस्ट है, स्वीकृत पद हैं, उनमें से 25% पद वो हैं जो प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं जी, जिसमें प्रिंसिपल आ गया और आपका हेडमास्टर आ गया। तो लेकिन जब वो प्रमोटेड होंगे उसमें भी मामला कोर्ट में जाके फंस जाता है, और जो प्रमोशन वाले पद है वो भी खाली रह ही जाते हैं। जैसा भी एक साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि इतने प्रिंसिपल के पद खाली हैं, जो इन्होंने विधानसभा का आंकड़ा दिया। तो जब अब कोर्ट में कोई किसी के खिलाफ चला गया, विभाग के खिलाफ चला गया, वो पद भी खाली रह जाएगा। जब किसी स्कूल में मुखिया ही नहीं है, प्रशासनिक काम प्रभावित तो होना ही होना आपका, और पढ़ाई प्रभावित होगी साथ में। तो इन चीजों, इन पहलुओं पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।
और अब दूसरा आप देखिए, जो जो पोस्ट भरी जानी है एचपीएससी और एसएससी के द्वारा हमारे यहाँ भर्ती है टीचर्स की, जी वहां पर समय ही इतना लग जाता है कि आप पहले पद का ब्यौरा मांगोगे, फिर प्रक्रिया शुरू होगी, और उसमें कोई अनियमितता दिक्कत आई तो फिर कोई कोर्ट में चला जाएगा, सालों तक मामला भर्ती का चलता रहता है। तो इन पर कोई तकनीकी रूप से एक गंभीरता से काम करने की सरकार को जरूरत है। हालांकि कुछ मामलों में ठीक ठाक प्रगति भी हुई है, सरकार ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए हैं, लेकिन शिक्षा के मामले के एक जो बजट है इस पर काम करने की जरूरत है। शिक्षा का जो बजट है ठीक है। वो बढ़ाया जाना चाहिए, और जो अब की बार घटा है और ये निरंतर देखा जा रहा है। मैं यही कहूंगा इस ठीक मामले है सर। संदीप जी, अब जो खाली पद हैं हरियाणा के संदर्भ में अगर हम देखें तो उन पर क्या उम्मीद करके चलें? क्या एक साफ सुथरी और पारदर्शी व्यवस्था के तहत, जिसका जिक्र आप अक्सर करते भी हैं अपनी योजनाओं में, जल्द ही शिक्षकों के पदों को भरा जाए, या फिर सर ये अस्थायी तौर पर जो व्यवस्था चल रही है इसी से काम चलता रहेगा? संदीप जी। पराग जी, देखिए सबसे पहले तो जो मैंने चर्चा की शुरुआत की थी, मैंने बताया था कि 2014 से पहले एमबीबीएस की सीटें लगभग 50,000 थी और आज के दिन 1,36,000 क्रॉस कर गई। 2014 से पहले 450 के आसपास मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे देश में, आज उनकी संख्या 850 850 पहुंच चुकी है। संदीप जी, समय के साथ तो बढ़ेंगी ना। नहीं, मैं समय की गंभीरता को समझते हुए एक एक सवाल का जवाब सर, एक मिनट रुक जाइए सर। आप तुलना कर रहे हैं, एक मिनट रुकिए सर। संदीप जी, आप तुलना कर रहे हैं सर, तुलना करिए, लेकिन जो कमियां अब हैं उस पर भी तो बात करिए ना सर। अब तो आप लंबे समय से है ना सत्ता में। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं। अब वो तुलना बहुत पुरानी हो गई सर। संदीप जी, वो तुलना बहुत पुरानी हो गई, अब कई वर्ष बीत गए हैं। एकदम से 3 गुना जनसंख्या बढ़ गई। आप मेरे को ये बताइए, इनका कहना है कि उसके बाद क्या जनसंख्या नहीं बढ़ी? तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जो जनता से कटे हुए लोग हैं और एसी रूम में, ड्राइंग रूम में बैठ के कॉफी की चुस्की लेते हुए इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं, इनको ये नहीं पता कि जनसंख्या 2014 के बाद हिंदुस्तान की 3 गुना बढ़ी है, या हरियाणा की 3 गुना बढ़ गई। दूसरी बात, ये बोल रहे थे हरियाणा में सीटें बढ़ी हैं, इनको ये नहीं पता 250 सीटें बढ़ी हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2014 से पहले 700 सीटें हुआ करती थी एमबीबीएस की, आज 2960 है। 250 सीटें हमारी सरकार ने बढ़ाई। अभी 2 मेडिकल कॉलेज का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, महेंद्रगढ़ के महर्षि चवन का और भिवानीचर की दादरी में पंडित नेकीराम शर्मा का। दोनों जगह पे 100 एमबीबीएस की सीटें बढ़ी हैं। लेकिन तो पहले ही था उसका नाम ये जो लोग हैं बातों को इधर उधर करके, और किन लोगों का समर्थन करने की आपकी डिबेट पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो लोग, वो मैं उनको बच्चे नहीं बोलूंगा, उन लोगों ने जंतर मंतर पे जाके देश की सेना का अपमान करने का काम किया। वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। और वो लड़कियां, मैं स्पेशली बोल रहा हूं कि नीला रंग टॉयलेट के लिए, लाल रंग वॉशरूम के लिए, किसकी टिप्पणी थी और किस पे टिप्पणी थी? देश की। सर, माफी के वीडियो भी आ रहे हैं अब उन बच्चियों के, माफी के वीडियो भी आ रहे हैं। सीता के पति का नाम लेके, चलिए मैं के पति को काम देना, ठीक है सर, ये इन तमाम बयानों पे हम चर्चा कर चुके हैं संदीप जी, चर्चा हम कर चुके हैं इन तमाम बयानों पर, इन तमाम बयानों पर कर चुके हैं चर्चा। सर, शिक्षकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कि आज इसी मुद्दे पर हमें रहना चाहिए। शिक्षकों की कमी एक बड़ा मुद्दा है सर, शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। पीटने की बात किसने की? वो भी उन्हीं लोगों ने की। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या वो बच्चे हैं? क्या वो देश का भविष्य है? ठीक है, जिन बच्चों की जायज पीड़ा थी, उस पीड़ा को देखते हुए हमारी सरकार ने नियम में संशोधन किया, कानून बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही, 10 करोड़ का जुर्माना लगाया, 10 साल की जेल की। लेकिन जो लोग देश की सेनाओं का अपमान करते हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनकी माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, संदीप जी एक मिनट मैं आऊंगा। रजत जी, राय सिंह जी आपके पास अभद्र टिप्पणी करते हैं, ठीक है रजत जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। वो लोग कौन है? संदीप ये जी, लोग यहाँ पे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जनता से कटे हुए हैं, हरियाणा पर आइए प्लीज, उन बच्चों का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि किन के ऊपर मरहम लगा रहे हैं लोग। ठीक है, प्लीज हरियाणा पर आइए, बहुत जल्दी से एक छोटा सा एक्शन हरियाणा पर भी। हरियाणा की मैं बताता हूँ, हमारी सरकार ने अभी ये महोदय बजट की चर्चा कर रहे थे, मैं पहले से कंपेयर इसलिए करता हूं क्योंकि ये इनकी जो याददाश्त पे सड़क है। 2014 से पहले हरियाणा का शिक्षा का बजट कितना हुआ करता था, आज कितना है? पहले 3,000 हुआ करता था, आज 23,000 करोड़ है। पहले 3,000 करोड़ था, आज 23,000 करोड़ है।
हमने अभी तक क्या क्या किया? पराग जी, हरियाणा की हर विधानसभा में हमने महाविद्यालय बनाने का काम किया है। 90 से ज्यादा कॉलेज हमने बनाए हैं और 90 से ज्यादा कॉलेजों में भी 30 से ज्यादा हमने महिला कॉलेज बनाने का काम किया है। जो बच्चे स्किल को लेके इंटरेस्टेड है, कौशल को लेके काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमने विश्वकर्मा विश्वविद्यालय बनाने का काम किया है। रेवाड़ी में जो एम्स है वो बन रहा है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाने की एक संकल्पना ली और आज 80% जिले ऐसे हैं हमारे प्रदेश के जिनमें मेडिकल कॉलेज बन गए हैं और ठीक है। वहां पे व्यवस्थाएं सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। हाँ, तो ठीक है, ये सारी वो ठीक बातें है। हैं हाँ, जो हम जनता को बताना ठीक चाहते है। हैं। बहुत जल्दी से राय सिंह जी आपके पास आते हैं। दंगे ठीक है, बिगड़ेल उन युवाओं का समर्थन करके, ठीक है। और जो युवा सच में पीड़ित हैं हाँ, उनको ये प्रताड़ित करने का सही मायने में ठीक है। काम राय कर सिंह रहे जी, हैं। आप क्या सोचिए, शिक्षा पर जिस सियासत बच्चों हावी की हो रही है शहादत सर? हुई, ठीक है, उनकी शहादत के ठीक है बाद किस संदीप जी, प्रकार से ठीक केक है, कटिंग की गई है, ठीक है देश संदीप के जी, प्रधानमंत्री के बारे में ठीक है सर, ठीक है सर। उन बयानों पर चर्चा हो चुकी है सर। आज व्यवस्था पर बात है, आज व्यवस्था पर बात है सर। राय सिंह जी, क्या शिक्षा पर सियासत हावी हो रही है? देखिए पराग जी, दो बातें बड़ी साफ। शिक्षा पर सियासत हावी नहीं है, बल्कि आज देश के नौजवानों ने, देश के भविष्य ने, उस जेनजी ने इस पूरी व्यवस्था, जो काली व्यवस्था, जो बहरूपीय व्यवस्था, जो छदम भगवा के नाम पर व्यवस्था थी, उसका चीरहरण कर दिया है, उसको दिखाया है, सच्चाई बताई है, देश दुनिया को इनकी सच्चाई बताई है कि देश के भविष्य के साथ, शिक्षा के साथ क्या खिलवाड़ कर रही हैं। अगर मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी छात्रों को, उनके अभिभावकों को, जो गांधीवादी दर्शन के आधार पर धरने पर बैठे थे, जिन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर करोड़ों से अधिक व्यूज देकर व्यवहार में लाकर जनता को बताया है कि विश्व नायक स्वयंभू गुरु। राय सिंह जी, राय सिंह जी, कोई देश में राय सिंह जी, राय सिंह जी, राय सिंह जी, राय सिंह जी, मुझे लगता है राय सिंह, एक मिनट संदीप जी, आऊंगा सर, बीच में नहीं प्लीज सर, ऐसे नहीं सर, देखिए समय खराब होगा ऐसे। ठीक है संदीप जी, संदीप जी अभी नहीं सर, संदीप जी, ठीक है, सच्चाई है, ये झूठे लोग हैं, इनको बताना मैं उज्जैन जी का धन्यवाद देता हूं। चलिए ठीक है संदीप जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, अगर समय रहा तो जरूर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं सर, प्लीज अभी नहीं। संदीप जी समय खराब हो रहा है ऐसे, आप दोनों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप दोनों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज सर ऐसे समय खराब मत करिए सर, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है आज, प्लीज प्लीज समय मत खराब करिए, प्लीज रुक जाइए। राय सिंह जी, मुझे लगता है कि राय सिंह जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, ठीक है। राय सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी बातों से ये साबित कर रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर आप लोग कुछ नहीं कर पाए सर। अगर इतनी सारी कमियां थी शिक्षा व्यवस्था में तो विपक्षी दल क्या कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी? कल के युवा आकर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं, और आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन से? और जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ तब फिर कांग्रेस पार्टी की जान में जान आ गई, जब बाकी दलों को भी देखा, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, डिंपल यादव वहां से जा रही है समाजवादी पार्टी से। एक मिनट रुकिए, सुन लीजिए सर, बोल लीजिए, सुन तो लीजिए, अरे बोलिए, सुन तो लीजिए सर। राहुल गांधी जी तो थे ही नहीं यहां पर जब प्रोटेस्ट चल रहा था। जब देखा कि सारी लाइमलाइट बाकी दल लूट लेंगे तो फिर राहुल गांधी जी आकर और फिर प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने निकल जाते हैं। तो फिर ये तो सवाल आप लोगों पर भी है ना सर, कि आप लोग क्या कर रहे थे अब तक? पराग जी, मीडिया की व्यवस्था को भी जैन जी ने दिखाया है। हाँ सर, अब मीडिया पर आ जाइए, अब मीडिया पर आ जाइए, अब मीडिया पर आ जाइए, अपनी कमियां मत सुनना सीखिए, अब मीडिया पर आ जाइए, रुक जाइए, अब रुक जाइए, ठीक है। आप लोग की दिक्कत यही है कि जब आप लोगों की कमियां बताते हैं तो फिर मीडिया पर आ जाते हैं आप लोग। रुक जाइए अब, रजत जी नहीं ऐसे थोड़ी होता है। राहुल जी ने छात्रों, अरे राय सिंह जी रुक जाइए अब, राय सिंह जी रुक जाइए अब, राय सिंह जी रुक जाइए अब, रुक जाइए सर, रुक जाइए। हाँ सुन लिया आपका, सुन लिया सर, सुन लिया, आपकी कमी बता दी तो आप मुझ पर आ जाइए, मीडिया पर आ जाइए। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ में, अपनी कमी स्वीकार करना नहीं जानते आप लोग। रुक जाइए अब थोड़ा सा, रजत जी, हाँ ठीक है रजत जी, ठीक है रजत जी, रखिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, ठीक है। राय सिंह जी आप रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए, राय सिंह जी रुक जाइए सर। जब सवाल पूछा तब तो आपने जवाब दिया नहीं, अब कुछ भी मत बोलिए सर, रुक जाइए। डाउन करिए इनको, थोड़ा सा डाउन कर दीजिए प्लीज, थोड़ा डाउन कर दीजिए। रजत जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आप।
अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। कैसी बात करते हो? रजत जी, आप बोलिए। इस प्रकार एक तरह बात करके भागना चाहते हो? अरे राय सिंह जी, जो सवाल पूछा उस पर बोल लीजिए। क्यों समय खराब कर रहे हैं सर? मैंने जो सवाल पूछा उस पर एक जवाब नहीं होगा आपके पास, फिर आप मीडिया पर आ जाएंगे। तो रुक जाइए। अब जब जवाब नहीं है तो रुक जाइए ना सर। जब जवाब ना हो तो रुक जाना चाहिए। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। रुक जाइए, अब रुक जाइए थोड़ा सा प्लीज। अरे रुक जाइए सर, समझ नहीं रहे हैं क्या? समय खराब कर रहे हैं। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्यों समय जाया कर रहे हैं राय सिंह जी? अरे रुक जाइए सर, अरे रुक जाइए सर, प्लीज रुक जाइए। छात्र सुन रहे हैं आपको, हरियाणा के। अरे हरियाणा के छात्र सुन रहे हैं, कितना गंभीर हैं आप इस मुद्दे पर। रुक जाइए अब थोड़ा सा, तसल्ली रखिए, धैर्य रखिए, ठंडा पानी पीजिए। रजत जी रखिए अपनी बात। रजत जी आप बोलिए। हाँ, लड़ाई लड़ी विदेश में बैठकर। राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे थे, विदेश में बैठकर लड़ रहे थे, मुझे पता है। रुक जाइए अब थोड़ा सा, रुक जाइए सर प्लीज। समय खराब मत करिए, आपको फिर चेता रहा हूं मैं। मुझे मजबूर मत करिए ऑडियो डाउन करने पर। जब सवाल पूछा करें तो सवाल का जवाब दिया करिए प्लीज। रुक जाइए अब, रजत जी रखिए अपनी बात। राय सिंह जी, आपको समय खराब करना है, आपको समय खराब करना है। यही गंभीरता है आपकी। अरे यही गंभीरता है शिक्षा की व्यवस्था पर, शिक्षा के मुद्दे पर यही गंभीरता है आपकी। आपको मीडिया से झगड़ा करना है, मीडिया से आपको सवाल पूछना है, या शिक्षा व्यवस्था पर अपनी पार्टी का पक्ष रखना है? क्यों समय खराब कर रहे हैं सर? रुक जाइए ना। जो पूछा आपसे वो आपसे नहीं बताया गया। रुक जाइए अब रजत जी। चलिए ठीक है, मैं रजत जी आपको भी रोक रहा हूं, क्योंकि आप चलिए, अब चुप हो गए, बोलिए आप रजत जी। देखिए, जो मेन मुद्दा था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भटकता जा रहा है, और हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए शिक्षा के स्तर को लेकर, कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उनके सिलेबस के साथ जो इंटरफेरेंस हो रही है वो ना हो। बहुत सी, जैसे डार्विन्स थ्योरी हटा दी, पीरियोडिक टेबल हटा दिया, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। ऐसी ऐसी चीजें उन बच्चों को अभी से, इतने छोटे बच्चों के बीच में पॉलिटिक्स घुसा दी है कि बहुत सी चीजें, मतलब महात्मा गांधी को लेकर, उनकी असैसिनेशन को लेकर, देश की आजादी को लेकर, और बहुत सी मतलब ऐसी चीजें हैं जो आज बड़ा चिंता का विषय है कि जिनको हटाया जा रहा है। और चलो, आपका पीछे आया था, आपने एक एक्शन भी लिया, एफिलिएशन को लेकर भी लिया, आप हरियाणा बोर्ड के लिए तो ले सकते हैं। मगर देखिए, जहां तक आपकी आईसीएसई बोर्ड है, सीआईएससी बोल देते हैं उसको, सबसे बड़ा प्राइवेट बोर्ड है वो, सीबीएसई सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है, कैम्ब्रिज बोर्ड भी है। वहां पर सरकार इंटरफेयर के प्रीव्यू नहीं है, सरकार नहीं उसमें कर सकती, लेकिन वहां पे एजुकेशन का स्तर भी अच्छा है जी। मगर वहां सबसे बड़ी चिंता फीस की है, वहां लाखों में फीस है, तो वो भी बड़ा। और जहां तक अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, हमारे समय से लेकर अब से के समय में महंगाई को भी कंपेयर करना चाहिए था। आप अपने समय से लेकर अब तक सोने का रेट देख लीजिए, गैस का देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का देख लीजिए, फिर E20 पे मैं फिर भटक जाएगा मुद्दा, मैं वो नहीं करना चाहता। लेकिन इन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात करी, तो 16,500 करोड़ का स्किल डेवलपमेंट के अंदर घोटाला था। उसको जरा गूगल करके देखिए, मगर वो नहीं देखेंगे आप। लेकिन यहाँ जब अगर अग्निवीर की बात करते हैं, जब आपने बात करी, सेना की बात करी, तो आपको सेना के मान सम्मान का ऑपरेशन सिंदूर में राजनाथ सिंह ने, जो हमारे देश के सेना के जवान शहीद हुए, क्या आपको इतना भी अंदर नहीं था? आपने तब झूठ बोल दिया बड़े पार्लियामेंट के अंदर, और अब आप सेना उनकी शहादत आपके लिए वो शहीद के दर्जे में नहीं आते? क्यों आपने गलवान को लेकर, अरुणाचल प्रदेश को लेकर बातें छुपाई? क्यों उन महिला ऑफिसर के लिए आपके मंत्री मध्य प्रदेश के अभद्र टिप्पणी करते हैं? तब आपको नहीं दिखती कि वो सेना की महिलाएं कौन सी महिलाएं? ठीक है सर। सेना के अंदर आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया। आप बताइए, भिवानी का एक लड़का सुसाइड कर गया था जब आपने अग्निवीर को अनाउंस किया था। कौन सा हरियाणा का युवा मांगता है? तब सेना का मान सम्मान नहीं दिखता आपको? ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मैं एक छोटा सा रिएक्शन, रविंद्र जी, फिर मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूं। रविंद्र जी, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्या गंभीर है राजनीतिक दल शिक्षा के मुद्दे को लेकर, या सिर्फ सियासत ही हो रही है? देखिए, मैं आपको, समय कम है तो मैं उस रास्ते को बताऊं। पूरे मामले में शुरुआत में भाजपा से मैं स्पष्ट कहूंगा एक गलती हुई, हालांकि उन्होंने समय रहते उसमें गुंजाइश जो रही थी उसको सुधार लिया। दूसरी बात, विपक्ष को जो समय था, करीब 2.5 महीने सीजेपी का चला मामला,
कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी। जब लगा कि ये बच्चे सफलता के करीब हैं, तो वहां फिर कांग्रेस को आना पड़ा, वो भी 1 या 2 दिन पहले राहुल गांधी को आना पड़ा सामने। दूसरी बात, 2 बात होगी, तीसरी बात सुनिए आप। ये सारे मामले का राजनीतिकरण अब हो ही गया है। इसमें तो अब देखिए बच्चे अभी आ भी गए हैं, ये अब तो मामला पूरी तरह से खुल के आ गया है। तीसरी बात, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्यादा बच्चों, मतलब जो बच्चों इन्होंने किया है उसमें सरकार को सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन जहां पुलिस केस वापस नहीं लिए जा सकते वो रहेगा। अगर किसी की व्यक्तिगत शिकायत है जी, और या फिर पुलिस वालों का जो मामला है, तो उस हिसाब से कार्रवाई होगी, इसमें ये होनी भी चाहिए। चौथा पॉइंट इसमें ये है, जो एक प्रतिक्रिया छात्रों की तरफ से जो गलत बयानबाजी गई, एक उनका जो पहलू है उनकी तरफ से गलत रहा, ये नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री या किसी के प्रति नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, ये एक प्रतिक्रिया के लिए प्रतिक्रिया आई। और इसमें जो भाजपा नेता हैं उनकी, खासकर कंगना रनौत के जो बयान चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, एक सुलझे हुए अभिनेत्री भी हैं और एक जो उनका सार्वजनिक जीवन में बड़ा चेहरा है, वो उनको इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि उसके एवज में उनको, उनके प्रति ये सब चीजें आए। तो ये अगर इस तरह की प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आएंगी तो ये मामला और आगे बढ़ सकता है, और इस पर ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। जुबान पर नियंत्रण जरूरी है। ठीक है, तो ये सारा बोलो आप ये है, ये मामला आगे, मतलब ये पूरा मामला पॉलिटिसाइज हो ही गया है। उसमें अन्य दल भी आएंगे। और अब जो भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे तो केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो जो अन्य जगह भी पेपर लीक हुए वहां के जो है शिक्षा मंत्री, वो क्यों नहीं दे रहे? और पंजाब में चुनाव है, देखिए आप, जो पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं, वो नकल हुई थी और मेरा ये ठीक है सर, मतलब। चलिए संदीप जी बहुत संक्षिप्त में रखिए सर, एक लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं बहुत जल्दी से। पराग जी देखो, आलोचना में और आरोप में ये लोकतंत्र में जायज है, लेकिन अपमान करना, अराजकता फैलाना, देश के प्रधानमंत्री और देश की जनता के बारे में, देश की सेना के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना ये गलत है। दूसरी बात, एक विपक्ष की नेत्री है महिला मित्रा, उसने क्या कहा, सेना के लोग प्रोटेस्ट में थे, इतिहास को इरेज करते करते प्रधान जी खुद इरेज हो गए। तो आप इन मानसिकता को समझ सकते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ पे बाबर का, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं सर, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं क्या शिक्षा पर सियासत हावी है। बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, राम राम।